हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको पढ़ रहे हैं और जिसका ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहली तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर करके उस लेक्चर को देख लें। बिकॉज इस वाले चैप्टर में जो भी बेसिक्स हमारे यूज़ होने वाले हैं वो सभी के सभी आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर हमने पहले लेक्चर में क्या बताया, उसको थोड़ा रिकैप कर लेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपने पहले लेक्चर का नोट्स नहीं तैयार किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और इवन ये वाली जो लेक्चर मैं बता रहा हूं इसकी भी नोट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा। आप जाकर करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर करके नोट्स बनाइए, बिकॉज ये आपके पूरे के पूरे रिवीजन में हेल्पफुल होगा। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि क्लास 10th में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और टर्म 2 में जो 2022 में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर आपने इन सारी चीज़ों को नहीं देखा है, नहीं जाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पूरी टर्म की स्ट्रेटजी को देखिए। क्योंकि आपको अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, आपकी एग्ज़ाम कैसी होगी, किस मोड में होगी, वो सभी के सभी डिटेल उस वीडियो में दिए हुए हैं। तो चलो अब हम लोग ये वाले चैप्टर को आगे की तरफ देखते हैं। तो पहले मैं ये बताऊं कि पहले वाले जो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। तो बेटा सबसे पहले हमने आपको बताया था लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यानी कि आप लाइन ऑफ साइट किसको बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। फिर हम लोगों ने कल के जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने एक और चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वाली एंगल क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को जाना था, बेसिक्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। इतनी सारी टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं जो आज के लेक्चर में, वो होगा बेटा कि ड्राइंग फिगर। हम लोग फिगर को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ड्राइंग फिगर विद इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन के साथ हम कैसे फिगर को ड्रॉ करेंगे, इस पे आज हम लोगों का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस होने वाला है। इसीलिए आप हमारे इस लेक्चर में बने रहिए। क्योंकि देखो, जब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर का एक और नाम हाइट एंड डिस्टेंस जो हेल्प बुक वाली किताबों में दी हुई होती हैं, कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने फिगर अच्छे तरीके से नहीं बनाया, यानी जो फिगर जो भी लैंग्वेज में आपको कह रहा है, अगर वो आप फिगर ड्रॉ नहीं करते हो और उसकी एग्जैक्ट जगह पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हो, तो आपको चाहे जितना भी क्यों ना आए ट्रिग्नोमेट्री, आप उसके एप्लीकेशन में यूज कर करके आप उसके आंसर नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज आपने फिगर ही गलत बना लिया और इसकी इंफॉर्मेशन गलत लिख लिए। तो आज पूरी की पूरी ये सेशन आपको फिगर पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो मैं थोड़ा सा, अगर कोई बच्चे पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। हालांकि बेहतर तो ये है कि जाकर के पिछले लेक्चर को देखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, बिकॉज हर एक फिगर, हर एक लैंग्वेज में, हर एक क्वेश्चन में जो आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाला है उसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जरूर कहेगा। तो जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो देखो, अगर ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है और नीचे की तरफ अगर उसकी लाइन ऑफ साइट बनती है, तो ये बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी एंगल बना इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको डिप्रेशन वाली एंगल कही जाएंगी। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपकी लाइन ऑफ साइट ऐसे बनेगी, और हॉरिजॉन्टल की लाइन ऑफ साइट से जो भी एंगल होगी, यानी कि एबव द आई, यानी ऑब्जर्वर के आई के ऊपर, वो हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपने एलिवेशन और डिप्रेशन को थोड़ा सा रिकैप कर लिया कि क्या होता है एलिवेशन और डिप्रेशन।
अब देखो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हमें सॉल्यूशन यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें फ़ायदा करेगा। बट अभी तो हम लोग समझने वाले हैं ड्राइंग फिगर विद इंफॉर्मेशन। तो हम हेडिंग दे लेते हैं कि ड्राइंग फिगर विद इंफॉर्मेशन, हाँ हेडिंग तो दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके एग्जैक्ट एग्जाम में आने वाला है या आपकी किताबों में लिखी हुई वैसे क्वेश्चन होते हैं, उसको हम अभी बोर्ड पे लिखने वाले हैं और फिर आपको हम उसके फिगर को ड्रॉ कर करके और उसके इंफॉर्मेशन को वहां पर लिख कर करके अभी बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो देखिए ये आपके साथ ये पहला क्वेश्चन है और इसकी लैंग्वेज कैसे क्या कह रही है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, यानी कि एक लेवल ग्राउंड है जिस पे वर्टिकल पोल स्टैंड है। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो लाइन होती है बेटा ये वर्टिकल होती है, ठीक है, ये वर्टिकल होगी, बट ये वाली जो है वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, ये बात तुम्हें पहले से पता है। तो यहाँ पे कह रहा है एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल जो स्टैंड है कहाँ, तो लेवल ग्राउंड पे। तो हमने मान लिया कि ये वर्टिकल पोल है और ये आपकी ग्राउंड है बेटा। अब आप जानते हो कि ग्राउंड कभी भी हॉरिजॉन्टल होता है और ग्राउंड और पोल के बीच में ऑलवेज क्या बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि ये वर्टिकल पोल थी और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड थी, ठीक है, लेवल ग्राउंड। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे एक पॉइंट है 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यानी ये पोल है उसकी फुट ये होगी, ठीक है, और इस फुट से 25 मीटर अवे। तो सपोज दैट कि ये वाली जो लेंथ है बेटा ये 25 मीटर अवे है, यानी कि 25 मीटर दूरी पे ये वाली पॉइंट है। तो कह रहा है कि पोल के फुट से 25 मीटर अवे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, और इस पॉइंट से इस पोल के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो जाहिर सी बात है कि जो एलिवेशन बनेगा वो आपके ऊपर यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एबव बनेगा। तो ये वाली जो एंगल बना यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइड से जो के बीच में एंगल बना इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो वो हमें पाया जा रहा है कि 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको इस पोल की हाइट निकालनी है। तो हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, h अज्यूम कर लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से फिगर बना लेते हैं तो अब तो इसको केवल सॉल्व करना बाकी रह गया। तो आपको समझ में यहाँ पे ये आना चाहिए कि पोल के फुट किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे बेस में जो होगा उसको फुट कहेंगे। 25 मीटर अबे हमें कैसे पॉइंट को अज्यूम करना होगा, तो इस तरीके से करना होगा। अब इसके बाद हम इसको नेमिंग भी करेंगे। अब नेमिंग क्या करेंगे, सपोज दैट के ए बी इज द पोल, ए बी को हमने पोल मान लिया और C इज द पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड। तो एग्जैक्टली आपके जो इस वाले फिगर का, इस वाली लैंग्वेज का, इस वाली क्वेश्चन का जो फिगर बनेगा वो यही बनेगा। अब आपको क्या करना है कि इसकी हाइट निकालनी है। तो अब सॉल्व आखिर हम आपको बताएंगे, फिर आपका एक लेक्चर जो है वो सॉल्यूशन पे होगा। अभी तो हम लोग फिगर पे चल रहे हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन 1 का फिगर ये होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके लैंग्वेज को पढ़ कर करके हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। देखो अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे फिगर के साथ हमें सॉल्यूशन भी करनी चाहिए तो आप थोड़ा ठहरो। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करोगे तो फिर तुम्हें चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएंगी। पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि फिगर कैसे ड्रॉ होते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे लिखे जाते हैं, फिर बाद में हम उसको सॉल्यूशन करना केवल बाकी रह जाएगा। तो उन चीज़ों को मैं सिखाऊंगा। जब इतना चीज़ करा रहा हूँ तो आगे की चीजें मैं ही कराऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू ए थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। एक काइट है जो फ्लाई कर रहा है और वो एक थ्रेड से बंधा हुआ है जिसकी लंबाई 165 मीटर है। तो आपको मान लो, सपोज करो कि ये आपकी काइट है, तो ये थ्रेड एग्जैक्टली बेटा ऐसा होगा। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर ये ऑब्जर्वर है तो यहाँ पे कोई पर्सन अगर किसी काइट को फ्लाई कर रहा है तो ऑब्जर्वर यानी पर्सन यहाँ होगा और काइट यहाँ होगी। तो अब ये जो थ्रेड है ना, इसकी जो लेंथ है वो 165 मीटर एग्जैक्टली देखो ना, बोल रहा है कि विच इज 165 मीटर लॉन्ग। 165 मीटर ये थ्रेड लंबी है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द ग्राउंड। और ये जो थ्रेड है ना ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता बेटा। तो ये थ्रेड जो है ना ग्राउंड के साथ कितनी डिग्री के एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द हाइट
हाइट ऑफ द काइट, तो हमें काइट की हाइट निकालनी है। तो एग्जैक्टली जो काइट की हाइट होगी ग्राउंड से वो आपको परपेंडिकुलर हाइट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको यही निकालना है हाइट ऑफ ग्राउंड। तो हमने इसको क्या मान लिया, h मान लिया। आगे कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, देखो यहाँ पे स्लैक। अब आप देखोगे कि रियलिटी में अगर काइट आपने कभी भी, पतंग आपने कभी भी उड़ाया है तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ये पतंग है और ये आप इसको यहाँ पर लेकर करके इस पतंग को उड़ा रहे हो तो उसकी जो थ्रेड है वो कुछ थोड़ा सा स्लैक आ जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेविटेशन या फिर ये कहो कि ड्यू टू प्रेशर, एयर प्रेशर, तो ये स्लैक हम अज्यूम करते हैं कि स्लैक नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसीलिए हमने थ्रेड को स्ट्रेट बनाया। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर स्लैक होना चाहिए, आपके क्वेश्चन में ही यहाँ पे दे दिया है कि स्लैक नहीं होगा, आपको इसको मान लो कि कोई स्लैक नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना बेटा, ये हाइट ऑफ काइट निकालनी है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे सी लिख लो। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल दिया हो तो आप क्या है ना कि हर एक एंगल पता कर सकते हो और हर एक साइड पता कर सकते हो। यानी कि एक साइड तो दिया है तो बाकी दोनों साइड पता हो सकता है, एक एंगल दिया हुआ है तो बाकी ये भी एंगल पता हो सकता है। केवल हमें राइट एंगल ट्रायंगल में आप मुझे इतना बता दो, एक साइड और एक एंगल, मैं उसकी सारी चीज़ों को बता करके रख दूंगा। और वो भी कैसे, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, आपने फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए इस फिगर प्रैक्टिस को, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे फिगर को ड्रॉ किया गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो चलो अभी हम लोग ये तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए लैडर इज 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। आपको लैडर पता होगा, ठीक है, जिसको हम लोग सीढ़ी कहते हैं। तो देखो एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे एक लैडर को रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी लैडर को आप ऐसे ही रखोगे, ठीक है। तो जब आप ऐसे इस लैडर को रख रहे हो तो लैडर की लंबाई कितनी है, तो ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। ये हमारा एक वर्टिकल वॉल है, इसके टॉप को ये लैडर रीच कर रहा है, यानी उसके टॉप तक ये सीढ़ी पहुंच पा रहा है। आगे कह रहा है कि इफ द लैडर मिक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल। अब ये वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें एक लाइन को इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन को ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं महसूस हो। तो चलो बेटा, हमने इसको मान लिया कि ये लैडर है। अब ये लैडर वॉल से कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे वॉल से दिया हुआ है 60 डिग्री की, यहाँ पे एग्जैक्ट ध्यान दो 60 डिग्री का। तो ये बेटा हो गया आपका 60 डिग्री विथ द वॉल, वॉल के साथ बनाया। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हमें इस वॉल की हाइट चाहिए। तो बेटा आपको लैडर भी आपके ग्राउंड पे होगा और वॉल भी आपके ग्राउंड से वर्टिकल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही बेस ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टल होगा और ये बेटा आपका ग्राउंड हो गया। और ग्राउंड और वॉल के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये फिगर हो गया, आपने 90 डिग्री भी बना लिया। आपको ये वॉल की हाइट निकालनी है, तो एग्जैक्टली आप नाम दे दो, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। कोई पी क्यू आर कुछ भी दे सकता है, आपको नाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है स्पेशलाइज कर करके कि मैं ये दे सकता, ये नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री हो गया। अब आप यहाँ पे देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये चीज निकल कर आ जाएगा। कैसे आएगा ये हम आपको सॉल्यूशन के वक्त बताएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आसान सा है, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। ये जो 4th नंबर एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ए टावर 30 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग। आपको पता है कि टावर कभी भी होगा तो वर्टिकल होगा, और आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि इस टावर की जो शैडो होगी वो ऑलवेज आपको हॉरिजॉन्टल बनेगी। आप भी देखते हो अगर आपकी शैडो कोई है तो वो क्या है ना कि आप जहाँ पे भी खड़े हो, आपके सामने से लाइट आ रही है तो पीछे की तरफ शैडो बनेगी, ये बात तो तय है। या फिर अगर पीछे से आ रही है तो
आगे की तरफ आपकी शैडो बनने वाली है। और जो भी शैडो बनती है तो आपके पैर से शुरू लेकर करके और जो भी जमीन है, ठीक है, जो भी आपका ग्राउंड है उस पे लंबी सी आपकी शैडो बनती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो लाइट है वो आपके ऊपर से आ रहे हैं या फिर पीछे से आ रहे हैं या फिर आगे से आ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे देखो कि एक टावर है जो 30 मीटर हाई है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे कि 30 मीटर ये टावर हो गया। एंड कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और जो शैडो होता है उसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनेंगे। तो बेटा ये आपका शैडो हो गया, ये वाला शैडो, और ये जो शैडो है उसकी जो लेंथ है वो दिया हुआ है 10√3 मीटर लॉन्ग। तो शैडो की लेंथ हो गई 10√3 मीटर जो कि ग्राउंड पे बन रहा है। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सन के एलिवेशन क्या होंगे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे समझो कि आपके यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ना, ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। बिकॉज आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे आपके सन होंगे तो अब ये जो सन यहाँ से रोशनी निकलेगा सन से, ठीक है, अब इस सन से रोशनी निकल रहा है, तो अब इस सन से रोशनी निकलने के बाद क्या होगा कि जो रोशनी, जो लाइट है आपका इधर आ रहा होगा वो रिफ्लेक्ट कर जा रहा होगा बेटा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और रिफ्लेक्ट करने के वजह से ही इधर आपका शैडो बनता चला जा रहा है। और ये वाली जो लाइट आई होगी ना वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं किया और वो एग्जैक्टली आकर कर करके अर्थ पे यहाँ पे आकर स्ट्राइक कर गया। इसका मतलब कि इसकी जो शैडो है ना वो एग्जैक्टली यहाँ तक बनेगी। तो अब आपका जो फिगर हो गया वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मेरे को यहाँ पे थीटा निकालनी है, यानी ये वाला एंगल निकालनी है। अर्थ और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि वैसा लाइट, वैसा रे, आप ये कहो कि वैसा सन रेज जो डायरेक्टली उस पोल के टच करते हुए आ रहा होगा उससे, और अर्थ से जो बनाने वाला एंगल होगा, इसी एंगल को मेरे को फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब आप कहोगे कि सर मेरे को एंगल निकालनी है, यहाँ पे दो साइड का लेंथ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है और इस थीटा के लिए बेस है। तो एग्जैक्टली जब दो साइड दिया है तो यहाँ पे आपके एंगल बड़े आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको केवल और केवल tan थीटा लगाने की ज़रूरत है। हालांकि इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व कर करके भी देखेंगे, बट आज तो केवल और केवल हम लोग फिगर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लैंग्वेज से कैसे मेरे को फिगर बनाना और उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे लिखनी है। अब देख बेटा, मैंने इसको सन की रेज को मैंने आपको बेटा समझाने के लिए कहा है, ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में ड्रॉ नहीं करनी है। हाँ सन कर दो चलेगा, अगर आप ऐसे भी कर देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रहा आपके 4th नंबर क्वेश्चन का फिगर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के फिगर को ड्रॉ करने के लिए। ओके, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है, एक लड़की है जो 1.5 मीटर टॉल है, स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैंप पोस्ट, और एक लैंप पोस्ट है उससे 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मान लेते हैं कि बेटा ये आपका लैंप पोस्ट हो गया, यानी एक ऐसा टावर जिसके ऊपर लैंप लगा हुआ है, यानी बहुत सारी लाइट लगी हुई है और उससे सभी तरफ रोशनी रहते हैं, ठीक है। तो अब इस लैंप पोस्ट से एक बच्ची वो कितनी मीटर दूरी पे खड़ी हुई है, तो वो 3 मीटर के दूरी पे खड़ी हुई है। तो सपोज दैट कि इस लैंप पोस्ट से ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो आपकी बेटा ये 3 मीटर की हो गई। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कितनी मीटर टॉल गर्ल है, तो 1.5 मीटर टॉल गर्ल। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये गर्ल है जो कितनी है, तो 1.5 मीटर टॉल है, तो इसकी लेंथ हो गई 1.5 मीटर। अब कह रहा है कि एंड कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब देखो इसी गर्ल का जो शैडो बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो 4.5 मीटर कहां पे, तो ग्राउंड पे बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये लैंप पोस्ट है तो लैंप पोस्ट की लाइट यहां से निकलेगी और लाइट रेज यहां पे आती हुई चली आएगी, ठीक है। और एग्जैक्टली ये लाइट रेज जहां भी जाएगी अब ग्राउंड पे जहां पे जाकर के मिलेगी, सपोज दैट कि यहां पे जाकर करके मिल गई। तो अब आप देख लो कि इस बच्ची का, इस गर्ल का जो शैडो बना वो एग्जैक्टली आपके लेफ्ट साइड बनने वाला है, और लेफ्ट साइड कितने मीटर की बन रही है, तो 4.5 मीटर की बन रही है। तो हमने इसको ले लिया 4.5 मीटर। अब ये
4.5 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि लैंप पोस्ट जो है वो ग्राउंड से कितने डिग्री एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री पे होगा। और ये लड़की भी सीधी खड़ी है, ठीक है, वो टेढ़ी नहीं। तो यहाँ पे ये सीधी खड़ी है तो ये भी 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। अब यहाँ पे आपसे ये सवाल कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। तो इस लैंप पोस्ट की हाइट निकालनी है, यानी कि मेरे को ये h निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल वाइंगल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो सुनो, हम लोग बस इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। ये हो गया a, ये b। अब मैं इसको अगर c माना तो इसको d मान लेता हूँ और इसको e मान लेता हूँ। एग्जैक्टली if a 1.5 meter tall girl stand at a distance of 3 meter from a lamp post and cast a shadow of length 4.5 meter on the ground, then find the height of the lamp post। एग्जैक्टली आपका फिगर बच्चों यही होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन ध्यान दो, अभी क्या था ना कि हम लोग केवल और केवल सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रहे थे, लेकिन अब यहां से हम लोग कॉम्प्लेक्स फिगर बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि एक नहीं, अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। और वो दो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो एक यहाँ पे आप ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है EAB, एक ट्रायंगल EAB बेटा यहाँ पे बन रहा है। और जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है वो कौन बन रहा है, ये छोटू सा बन रहा है बेटा ECD, ट्रायंगल ECD। तो अब यहाँ दो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। अभी के बाद से हम लोग जो भी फिगर बनाएंगे उसमें डबल डबल राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होगा। तो थोड़ा सा लैंग्वेज आपको कॉम्प्लिकेटेड करके देगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग छोटी से छोटी बेसिक से बेसिक चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छा आप एग्जाम में करने वाले हो। इसीलिए पेशेंस रखो और लड़ो। आप हर एक क्वेश्चन से भिड़ जाओ कि मेरे को इसको करनी है, कैसे नहीं होगी। बहुत दुख होता है कि आप बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए, बिना क्वेश्चन को समझे हुए पहले ही कह देते हैं कि सर हमसे नहीं होने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो उस क्वेश्चन को कर रहा होगा एग्जामिनेशन में, या फिर अभी उसको सीख करके बना रहा होगा, तो आप भी उसमें शामिल हैं। अगर तुम चाह लो तो तुम कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या कह रहा है कि द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 45 डिग्री होगा तब जो है शैडो इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर, पाया जाता है कि 10 मीटर लंबा है, देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। जब 60 डिग्री एलिवेशन रह रहा है उससे जो 45 डिग्री एलिवेशन रह रहा है वो 3 मीटर लंबा शैडो पाया जा रहा है। आप एग्जैक्टली यहाँ से समझोगे कि हम एक बना देते हैं, यहाँ पे बेटा टावर बनाते हैं, और टावर बनाते हैं तो इसकी शैडो कभी ना कभी इतनी बड़ी रही होगी और फिर 10 मीटर लंबा होकर करके इतनी बड़ी हो गई होगी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और यहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और दोनों जगह से अब इसमें कौन 60 डिग्री होगा, कौन 45 डिग्री होगा। अब ध्यान देना, बोल रहा है कि 45 डिग्री वाला जो है ना वो 10 मीटर लंबा होगा, 10 मीटर लंबा होगा। किससे, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 से 10 मीटर लंबा होगा। इट मींस कि ये आपका बेटा 60 डिग्री होने वाला है और ये आपका 45 डिग्री होने वाला है। अब ये जब तक आपका 60 डिग्री था तो इतनी बड़ी शैडो थी। अब क्या हुआ ना कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का होने लगा सन का, तो वो कितना लंबा हो गया, तो 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 मीटर केवल और केवल यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे कि जब 60 से 45 एलिवेशन हुआ तो 10 मीटर आपकी डिस्टेंस जो शैडो की थी लंबाई वो 10 मीटर बढ़ गई। अब वैसे भी आप ध्यान दो कि 45 और 60 में कौन होना चाहिए, तो एग्जैक्टली ये बड़ी एंगल है तो आप कहोगे कि बड़ा वाला वैल्यू यहाँ होना चाहिए, और ये छोटी एंगल है तो छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप इसको 90 डिग्री बनाना ना भूलेंगे, बिकॉज टावर और बेस के बीच में यानी कि ग्राउंड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे आप नाम भी लिख देंगे, यहाँ पे चलो मैंने लिख दिया ये PQ, टावर को हमने PQ अज्यूम कर लिया, और यहाँ पे इस पॉइंट को R और इस पॉइंट को हम S अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट निकालनी है, तो एग्जैक्टली हमने इसको H अज्यूम कर लिया। तो ये रहा आपका एग्जैक्ट
फिगर विथ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। अब हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आपको फिगर पे थोड़ा बहुत कमांड हो रहा है, कैसे एलिवेशन बन रहा है, ये सब चीज़ें आपको आना शुरू हो गया है। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल आपको डिप्रेशन वाला भी ले लेते हैं ताकि उससे और क्लैरिटी बढ़े। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए ध्यान दीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें क्या कह रहा है कि 2 शिप्स आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस। एक लाइट हाउस को 2 शिप अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि लाइट हाउस की तरफ 2 शिप जा रहा है फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक शिप इधर जा रहा होगा तो दूसरी शिप इधर आ रहा होगा। इसका मतलब कि बीच में लाइट हाउस होगी, ये बात तो क्लियर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। यहां पे ध्यान दीजिएगा, टॉप ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस के टॉप से, सपोज दैट कि ये मेरा लाइट हाउस है और इसके टॉप से एक शिप मान लो यहां पे है और दूसरी शिप बेटा यहां पे है, और इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो एक जगह 30 डिग्री है और एक पे 45 डिग्री है। सपोज दैट कि इस शिप पे यहां पे डिप्रेशन बनेगा और इस शिप पे यहां पे डिप्रेशन बनेगा। तो बेटा यहां पे ध्यान देना कि जब डिप्रेशन बनेगा तो ऑब्जर्वर अब यहां पे है, इस टावर के यानी लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है और नीचे की तरफ ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसीलिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। यू नो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम आई लेवल, यानी आई लेवल से नीचे की तरफ बनते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ बनते हैं। तो जब आप नीचे की तरफ बनते हुए देखोगे तो आपको यहां पे बेटा पहले आपको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जर्वर के पास मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, तभी हम वहां से आप एलिवेशन या डिप्रेशन बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोज दैट कि आप 30 डिग्री यहाँ पे बना लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा था। अब इस वाले शिप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा। कितने डिग्री बनेंगे? यहाँ पे आपका 45 डिग्री बनेंगे। अब आगे कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 100 मीटर। अब ये वाली शिप और ये वाली शिप, इन दोनों शिप के जो बीच की डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है? तो वो 100 मीटर की डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, कहां से कहां तक? तो इस शिप से लेकर करके और इस वाले शिप तक की जो आपकी डिस्टेंस है ये 100 मीटर है। तो एग्जैक्टली अब हम इसका नाम दे देते हैं, हर एक पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं। हमने मान लिया कि ये जो लाइट हाउस है वो आपका बेटा ए बी है और जो दूसरा है यहाँ पे सी है और ये आपका डी है। अच्छा बेटा एक बात बताना कि ये पूरी 100 मीटर है, तो अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को x मीटर मान लूँ, x मीटर अज्यूम कर लूँ, तो आप मुझे बताओ कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि 100 में से x को घटा लेंगे, बिकॉज पूरी डिस्टेंस 100 है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप इसमें से क्या करेंगे? x को घटा लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, बिकॉज x तो इधर हो गया, तो बाकी बचे जो वो 100 में से घटाने के बाद ही आएगा। तो आप इसको क्या अज्यूम कर लोगे? 100 माइनस x अज्यूम कर लोगे। अगर तुम इतनी सी बातों को समझ पा रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे क्वेश्चंस अब 50% काम हो चुका है। अब फाइनली क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। अब इस लाइट हाउस की हाइट बतानी, यानी कि मेरे को ये h बतानी है। अगर तुम ये बात समझ रहे हो तो लगभग क्वेश्चन के आप सॉल्व करने के बहुत करीब चले गए हैं। अब इतने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के बाद कि कैसे कैसे हमारे फिगर बनते हैं, कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं, कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो कि फिर से वीडियोस को पीछे से रिपीट करो और एक एक फिगर पे बहुत गहराई से ध्यान दो कि सर आखिर कैसे कैसे एलिवेशन बना रहे हैं, कहाँ पे डिप्रेशन बना रहे हैं, कहाँ पे टावर को कैसे वर्टिकल ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कैसे ग्राउंड ले रहे हैं, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा बेटा एक बात बताना कि यहाँ पे आपने जो ड्रॉ किया है ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। आपने इसी ग्राउंड के पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, बिकॉज ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल एंड ऑल्सो दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल। और 2 हॉरिजॉन्टल है तो बिल्कुल 2 हॉरिजॉन्टल के बीच में कोई भी आप यानी कि कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो होंगे वो हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर कट करता हुआ कोई एक लाइन आता है तो एग्जैक्टली ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल बना तो आपको पता है, बहुत पहले से पता है कि ट्रांसवर्सल बना है तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ये
देखो पैरेलल से ट्रांसवर्सल, इधर भी मैं जा रहा हूँ पैरेलल से ट्रांसवर्सल, तो ये 30 डिग्री है, तो एग्जैक्टली ये भी 30 डिग्री होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल। अच्छा इधर भी ध्यान देना कि ये पैरेलल इसके है तो ये आपका ट्रांसवर्सल कहलाएगा, और जब ट्रांसवर्सल कहलाए तो पैरेलल से ट्रांसवर्सल, और एग्जैक्टली यहाँ पैरेलल से ट्रांसवर्सल भी हमारे इक्वल होंगे, तो वो 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा। एग्जैक्टली तुम्हें ये समझ में आया कि 45 एंड 45 दोनों इक्वल हो रहे हैं। वो कैसे इक्वल हो रहे हैं? तो उसके पीछे वजह एक ही है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये रहा आपका 7th नंबर क्वेश्चन जिसको आपने प्रैक्टिस किया। तो अब हमें जो भी प्रैक्टिस कराने थे, जितने भी सारे क्वेश्चंस के फिगर को ड्रॉ कराने थे, लगभग हमने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि कैसे क्वेश्चंस के फिगर को ड्रॉ करते हैं एंड उसके इंफॉर्मेशन को हम लोग राइट करते हैं। अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो बस अब थोड़ा सा और कसर बाकी है। तुम पूरे के पूरे हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर बेटा 9 है, और इसमें केवल एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है, वो भी एक्सरसाइज 9.1, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सबके सबको आपका आज का होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी की किताबों को पलटेंगे और उसमें एक्सरसाइज 9.1 खोलेंगे, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सभी के सभी क्वेश्चंस की आप बैठ कर के केवल फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, और आप उसको फिगर बना कर करके विथ इंफॉर्मेशन लिखने की कोशिश करेंगे। इंफॉर्मेशन लिख कर करके आपको क्या निकालना है उसको भी लिखेंगे, आप ABCD उसका नेमिंग भी करेंगे। ये सारी चीज़ जाकर करके आज बैठकर कर लेना, ठीक है? बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, बिकॉज तुम बहुत सारी चीज़ों को सीख चुके हो। और उसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर आएगी उसमें हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, और साथ में हम आपको ये भी बता देंगे कि आखिर उसके लैंग्वेज कैसे लिखने वाले हैं। तो ओवरऑल हमारी जो अब हाइट एंड डिस्टेंस की जो भी बेसिक चाहिए थे, उन सारे बेसिक्स को मैं बहुत कोशिश कर करके बहुत अच्छे से आपको बताने का कोशिश किया। तो अब आपका काम है कि उस फिगर को बनाओ, फिर हमारे साथ सॉल्व करना सीख लो, फिर आप एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन को बहुत ही स्मूथली आप सॉल्व करोगे। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, बल्कि नहीं है, जब हम आपके साथ हैं। तो बेटा बस इसी बीच में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर हमारी ये पढ़ाने का तरीका आपको सच में अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक बटन तो प्रेस कर ही दो। हाँ, हमें उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लो, और सबसे ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है? तो आज की यही लेक्चर समाप्त हो रही है, फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। हम लोग पूरे के पूरे सेकेंड टर्म के मैथमेटिक्स को धीरे धीरे करके टाइमली ख़त्म कर रहे होंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस केवल आपको पूरी की पूरी एकदम से आंख बंद कर करके हमारे ऊपर विश्वास करना है। यकीन मानो आपके जो एग्जामिनेशन होंगे, अगर हमारे एक एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आप देखना एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आप आओगे, और बिल्कुल आओगे, और आप नहीं तो कोई नहीं, इतना बात आप ख्याल रखना। तो चलो हम आपसे लेते हैं आज के इस लेक्चर में विदा, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।